समापन कार्यक्रम के बाद हमारा यह विचार सत्र है जिसमें अनुवाद की रचनात्मकता पर हमारे बीच बातचीत के लिए होंगे। किताब कविता का काम आंसू पोषना नहीं के अनुवादक और घर लौटने का सपना के अनुवादक ज्ञानवेंद्र जी, और इन दिनों अनुवाद में लगातार दखल रखने वाले युवा कवि अंशित, उनके साथ होंगे सुनील सिंह और अजय कुमार। मैं चाहूँगा कि ये चारों कुछ संकट को हम लोगों के बीच रखते हुए और इसकी रचनात्मकता पर बात करते हुए इस किताब से कुछ कविताओं का भी पाठ करें। हम लोगों के बीच यह बात भी आनी चाहिए कि दूर दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, वहाँ क्या संकट है, वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ के बच्चे, वहाँ के अन्य लोग क्या सोचते हैं और उनका जो दुनिया से सरोकार है वो किस तरह का है। तो यादवेंद्र जी आए, अपनी बात रखें और कुछ कविताओं का पाठ, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। यादवेंद्र जी आगे करना है, कैसे क्या किया जाए। साथियों, आपका अभिवादन। साझा कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं। इधर मैं ये बहुत प्रासंगिक लग रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ ने किया है, जिसका मानना ही है कि साहित्य केवल आनंद के लिए, साहित्य एक राजनीति। आपके जीवन का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो राजनीति चाले। और साहित्य तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने कहा भी था, साहित्य तो राजनीति से आगे चलता। तो अनुवाद की बात करते हुए मैं इस किताब की रचना प्रक्रिया पर भी आऊंगा, और मैं ये मानता हूँ कि इस किताब का काम करने के लिए मुझे मेरी राजनीतिक सोच में ये शुद्ध साहित्य के रूप में इसको ना लिया जाए। किताब है, साहित्य है, लेकिन हमारी पीढ़ी जिस तरह से पली बढ़ी है, जिस तरह से हमारी सोच बनी, नौकरी हम चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन हम सब लोग लेफ्ट मूवमेंट के साथ बढ़े हुए लोग हैं, जिसमें हम लोगों की इच्छा ही हुई है ऐसी, जिसने किताबें, बुकलेट, पैम्फलेट्स पढ़ा के हम लोगों को ये समझाया गया। उसके बाद हम राजनीतिक दर्शन में आए, साहित्य में आए, और ये संकल्प लेके आगे बढ़े कि हम जो कुछ भी लिखेंगे उसका एक राजनीतिक महत्व होना चाहिए, एक उसकी पक्षधरता। तो उसी पक्षधरता की दृष्टि से मैंने ये काम किया। मैं अनुवाद की इसके पहले मेरी 9 किताबें प्रकाशित हो गई हैं विश्व साहित्य की, कविता और कहानी की। तो उसमें भी मेरा हमेशा एक ये मानना रहा कि अनुवाद के लिए आप एक रचना का अनुवाद करते हैं तो कम से कम 20, 25, 50 रचनाएं पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि इसमें से एक कोई चीज़ आपको अपील करती है और आपको लगता है कि आपको इसका अनुवाद करना चाहिए। जब आप भारत के संदर्भ को देखते हैं, हिंदी समाज के संदर्भ को देखते हैं, तो ये लगता है कि हिंदी समाज में ये चीज़ नहीं, या आज के दौर में ये चीज़ें फिर से जाननी चाहिए। फिलिस्तीनी कविताओं का सत्येंद्र कुमार ने जैसे कहा कि हम लोगों की पीढ़ी, मैं 68 साल का हूँ, और मैं जिस तरह से पढ़ा, अपने शुरुआती दिनों में हम लोगों ने महमूद दरवेश की कविताएं पढ़ी, पाब्लो नेरुदा की कविताएं पढ़ी, लोरका की कविताएं और नाटक पढ़े, नाज़िम हिकमत की कविताएं पढ़ी। तो हम लोगों को ये लगता, और बाद के दिनों में मैंने देखा कि हिंदी समाज का जहाँ तक सवाल है, हम नाज़िम हिकमत और महमूद दरवेश से शुरू करके फिर घूम फिर के हम वहीं तक आ गए। उसके आगे क्या लिखा जा रहा है, उसके आगे दुनिया बहुत बड़ी है। तो हिंदी में जो अनुवाद की जो परंपरा है, साहित्यिक अनुवादों की, वो बड़ी मार्केट ओरिएंटेड है। जो बिकता है वो अनुवाद करना है। उसमें बिकने वाली सबसे अच्छी चीज जो हिंदी में है
वो जिन विदेशी लेखकों को नोबेल प्राइज मिला साहित्य के लिए, उनके अनुवाद कर दीजिए, वो भी थे। और जिस समय मिला उस समय तो एकदम 5-6 महीनों में बहुत सारे अनुवाद आ जाते हैं और छूट जाते हैं। उसके बाद हम फिर ठंडे पड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हिंदी में अनुवादों की जो परंपरा या संस्कृति है साहित्य की, वो एक तो जैसा मैंने कहा कि बाजार में बिकेगा क्या, और मौका किस चीज का बेचने का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत सही अप्रोच नहीं है, और पूरी दुनिया में मौका क्या बेचने का है ये देखने से ज्यादा जरूरी है कि मौका क्या बात फिर से कहने का। हम जब भी बात करते हैं तो आज प्रेमचंद तो आज तक अप्रासंगिक नहीं हुए, फिर हम लोग उनको पढ़ते। गांधी अप्रासंगिक नहीं हुए, बल्कि आज के दिनों में बल्कि गांधी ज्यादा प्रासंगिक होने लगे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन हमारी पीढ़ी उनके बारे में पढ़ के, उनकी चीजें पढ़ के, उनके भाषण पढ़ के बड़ी हुई। तो हमें ये लगता है एक समय पर जाकर, एक लेवल पर जाकर पूरी दुनिया के संघर्ष और उनकी शक्तियां और उनकी जरूरत लगभग एक तरह की होती है। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई आंदोलन हो रहा है, काले लोगों पर गोरे लोग अत्याचार कर रहे थे, तो वो हमारे भारत में जैसे अंग्रेज हिंदुस्तानियों से अत्याचार कर रहे थे, उससे कोई बहुत अलग नहीं है। उनकी बात हमें करनी चाहिए और उनकी बात जाननी भी चाहिए। दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है, जैसे भारत जैसे ये जो हमने कहा कि जैसे बाजार कैसे चीजों को नियंत्रित करता है। जब मैं अनुवाद का काम कर रहा था सचिन जी, तो मैं कहानियों के अनुवाद कर रहा था, और तब मुझे ये एकदम से लगा कि इतने साल हो गए मैंने आज तक श्रीलंका की कोई कहानी भारत में हिंदी में। दक्षिण में आप में से कई लोग गए होंगे धनुषकोटी, अपने मोदी जी वहां गए, जहां से कहते हैं कि श्रीलंका और भारत की दूरी सबसे कम, और लोगों ने ये बताया कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और मौसम साफ हो तो श्रीलंका की इमारतें दिखाई। धनुषकोटी पहुंच के मुझे, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि इतना नजदीक यदि है तो हमने श्रीलंका की कोई कहानी क्यों नहीं पढ़ी। श्रीलंका छोटा सा देश है और हम धीरे धीरे थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो भारत तो विश्व गुरु है, हम श्रीलंका की चीज क्यों पढ़ें। लेकिन जब मैंने उस तरफ ध्यान दिया, कई दोस्तों से बात की, तो पता चला कि हाँ सच में नई अनुवाद होते हैं। तो हम अपने पड़ोसियों की तरफ भी हमारा जो एटीट्यूड है वो बड़े और छोटे का, हम अनुवाद करेंगे तो हम एक विपिन कुमार अग्रवाल की बड़ी सार्थक थे कवि, उनकी एक कविता की एक पंक्ति में अक्सर कहते हैं, ईश्वर तुम सबसे बड़े हो, ईश्वर तुम सबसे बड़े हो, मैं तुमसे छोटा हूं, बाकी सब मुझसे छोटे। तो ये जो प्रवृत्ति है कि हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो गोरी चमड़ी के जो यूरोप अमेरिका के लोग हैं उनके अनुवाद करेंगे, रूस और जर्मनी के अनुवाद करेंगे, हम ये जो लल्लू पंजू लोग हैं इनके क्यों अनुवाद करें। लेकिन वही लल्लू पंजू एक छोटा सा देश है, तो श्रीलंका तो फिर भी बहुत बड़ा सा देश है। मालदीव जिस तरह से आंखें दिखा रहा है, तो ये मालूम हो रहा है कि विश्व गुरु का सीना कितना चौड़ा है। तो ये अनुवाद के लिए जब मैं काम करता हूं तो मेरे पीछे हमेशा ये एक शक्ति रहती है, एक उद्देश्य रहता है कि क्या करना है और क्यों करना है। मैंने फिलिस्तीनी कविताएं सुनी, उसके सूत्र रूप में जैसे मैं बताऊं, सर्वेश्वर देव सक्सेना हमारे बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर छोटी सी कविता है, आपके कमरे के बगल में यदि कोई लाश पड़ी है, उसकी दुर्गंध आ रही है और आप अपने कमरे में बैठे हो या सो रहे हो, अपना काम यथावत कर रहे हो,
इसी तरह से कुछ है, कुछ बिंब है, तो मुझे आपसे कुछ नहीं है। तो ये आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ये जानना और जान के उसकी अनदेखी करना या न जानना, दोनों एक तरह के मानवीय अपराध। मुझे लगता है कि यदि साहित्य एक अगुआ भूमिका निभाता है, तो साहित्य को ये जरूर करना चाहिए कि जो आसपास आपकी चीजें घट रही हैं, पूरी दुनिया में घट रही हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक है। ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेशन में रह के कोई काम कर रहे हैं। तो अब जैसे भारत में देखिए, पिछले कई महीनों से मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, हम पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते क्योंकि रोज नहीं घटना है। मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, लेकिन वहां किस तरह की दिक्कतें हैं, वहां क्या लिखा जा रहा है, वहां के लेखक और कवि क्या लिख रहे हैं। मणिपुरी फिल्में पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली फिल्में हैं। जब आप मेडल लेके आते हो तो आप हमारे हो, मर कट रहे हो तो हमें इससे आपको कुछ लेना चाहिए। आप एक अनुपस्थित समाज, इसी तरीके से हमारे यहाँ कश्मीर एक अनुपस्थित समाज। तो मुझे लगता है कि अब आप मुझसे भी प्रश्न ये कर सकते हैं, तो फिर आपने कश्मीरी चीजें क्यों नहीं अनुवाद के लिए दी? क्योंकि हमारा जो पूरा सूचना तंत्र है वो इन जगहों से आती हुई सामग्री को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखता है। आप ढूंढ के वहां से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। इस किताब के आने के दौरान मैंने कुछ किताबें खरीदी, लेकिन सबसे ज्यादा मदद मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से, जिनके बारे में एक आम हम मानते हैं कि जिसको देखो फेसबुक खोले रहता है या इंस्टाग्राम देखता रहता है, मोबाइल पे रहता है। अब उसका उपयोग आप जो कर सकें, जैसा कर सकें। मैंने एकदम नए कवियों की जो कविताएं थी उनके फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम से, और इसमें से जैसा सत्येंद्र जी ने बताया कि एक दो कवि तो इस लड़ाई में 7 अक्टूबर से जो लड़ाई शुरू हुई है, इजराइल का आक्रमण हुआ है, तो वो मारे भी हैं। और इतनी बड़ी संख्या में वहां के नौजवान कविताएं लिख रहे हैं पूरी। ऐसा नहीं है कि वो अरबी भाषा में ही लिख रहे हैं। फिलिस्तीन जैसे देश की विडंबना ये है कि 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग फिलिस्तीन की भूमि के अंदर रह रहे हैं और 60 लाख लोग विस्थापित हैं। देश के अंदर रहने वाले लोगों से बड़ी संख्या विस्थापित होती है, शरणार्थियों। तो बहुत सारे ऐसे जो देश में पढ़ने वाले थे वो देश छोड़ के चले गए, दूसरे देशों में गए, उन्होंने वहाँ की भाषाएं अपना, और उन भाषाओं में मुझे तो अंग्रेजी ही आती है, तो इसलिए मुझे जो सामग्री अंग्रेजी में थी मैंने उसका उपयोग किया। और मुझे लगा कि जो आसपास चीजें घट रही हैं वो फिलिस्तीन या ईरान या यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनसे किसके भी हमारी सरहद पार करिए और वहाँ पहुँच वहाँ जो चीजें होंगी, जो घटेंगी, वो भले ही भौगोलिक रूप से दूसरे देश हैं, लेकिन हैं तो इंसान हैं। और आज के समय में आग लगे तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए विश्व युद्ध के रूप में भारत का खाना या हमारा प्रभावित होना उनसे बचेगा नहीं। अभी कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 4-5 दिनों पहले खबर थी, चिली की राजधानी के बाहर जो जंगल है वहां जो आग लगी है, वो आग बढ़ते बढ़ते शहर के बीच आ गई और कई 100 लोग मारे। तो ये साहित्य का काम यही है कि आप सजग रहें, समय को पढ़ें और ऐसे दस्तावेज बनाएं जो बाद में भी कभी जरूरत पड़े तो उसको एक दस्तावेज के रूप में लिया जाए। और साथ साथ जो घटनाएं आपके सामने घट रही हैं, जो विडंबनाएं हम देख रहे हैं, जो संकट हम देख रहे हैं, आज की तारीख में हड़ताल जैसे हम लोग तो देखिए, मैं बिहार में पढ़ा, भागलपुर में ज्यादा मैंने पढ़ा। भागलपुर में पढ़ाई करने के बाद जब मैं रूठी गया, मैं रूठी रहा,
हरिद्वार के पास। 40 साल मैंने वहाँ नौकरी। उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बाद में IIT बन गई। तो वहाँ कोई हड़ताल नहीं होती थी एक तरह। तो मुझे कई बार मैंने स्टूडेंट और टीचर से पूछा कि यहाँ कभी कोई हड़ताल नहीं होती क्या? स्टूडेंट्स एकदम शांत हैं, कहीं कोई नारा नहीं लिखा हुआ है, कभी बायकॉट का कोई हम वो नहीं देखते हैं। तो लोगों ने बताया कि वहाँ अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ डिसिप्लिन के नंबर 100 नंबर। आप सभी विषयों में क्या नंबर लाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके डिसिप्लिन के नंबर यदि 80 से कम हुए तो आप अगले साल का इम्तिहान दें। अंग्रेजों के समय का बना हुआ नियम अब भी चलता है, अब भी है। आप यदि जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आप एंटी नेशनल देशद्रोही है। थोड़े समय के बाद वो राजद्रोही भी हो जाएंगे। तो ये जो देखिए ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध इसलिए भी जानने महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ ये जो बुलडोजर संस्कृति आई है ये फिलिस्तीन और इजराइल से आई। इजराइल सरकार ने एक नियम बनाया कि यदि कोई भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, मतलब ये है कि जो आपकी लाइन को नहीं कर रहा है, आपको कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं, आप उसका घर विस्फोट से उड़ा सकते हैं या बुलडोजर से उड़ा सकते हैं। इस सरकार के आने के बाद से लगातार इजराइल के साथ हम लोगों की जितनी नजदीकियां बढ़ी हैं तो वो चीज वहां से चर्चा है। तो ये चीजें आज की तारीख में कहीं एक जगह सीमित नहीं, लेकिन समय को पढ़ना चाहिए और अगली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं, एक दिन हम तो मर जाएंगे, हमने किया क्या। कम से कम ये हमारे लिए जरूरी है कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी चीजें जरूर हम छोड़ के जाएं जो महत्वपूर्ण हो और उनके संघर्षों में, उनके अवसाद के क्षणों में उनको उम्मीद जगाने के लिए उपलब्ध हो। इस किताब का शीर्षक है घर लौटने का सपना। मैं साइंस का आदमी, मैं इंजीनियर हूँ। कुछ दिनों पहले 4-5 साल पहले मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कौओं के बारे में। आपके गया की एक खबर थी 5-7 साल पहले कि यहाँ जो पिंडदान होता है और यहाँ कौए अब नहीं होते। तो मैंने इसको इस दौरान कुछ पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि कौओं की जो स्मृति होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। उसने कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अमेरिका में। मान लीजिए कि आपने किसी कौवे को छेड़ा, अब रिसर्च करने के लिए उसके बिहेवियर को पढ़ने के लिए किसी कौवे को पकड़ लिया, मैंने पकड़ के स्टडी किया, फिर छोड़ दिया। ये देखा कि 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब वो साइंटिस्ट लौटा है उस कैंपस में तो कौओं ने आके उसको मारना शुरू किया। कौओं की लाइफ तो इतनी बड़ी होती नहीं, तो वो कैसे जनरेशन को की सीमा को लांघ के भी वो चीजें याद रहती हैं। उसी तरीके से फिलिस्तीन के जो नौजवान कवि हैं, ये फिलिस्तीन से उनको भगाया तो 1946, 47, 48 के दौरान गया। लेकिन आज की तारीख में जो नौजवान कवि हैं 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, ये तो उस समय नहीं थे, लेकिन इनकी स्मृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जा रही हैं और हर किसी की एक स्मृति। महमूद दरवेश की एक बड़ी फेमस उदाहरण कि मेरे से ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में या जो पूरा साहित्य जो मैंने रचा अपने जीवन में, उनका कीवर्ड क्या है, केंद्रीय शब्द क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी रचना को एक साथ उसको मिला जुला दिया जाए तो जो शब्द एक निकल के आएगा उससे वो घर। उनके यहाँ ये कहना है ठीक है हमारा घर हम छोड़ के आ गए, ये छोड़ा भी खता दिया गया, हम जिंदा चाहे जहाँ चाहे मरेंगे हम वहीं, ये हमारी ख्वाहिश है, या हमें वहीं अपनी धरती पर जाके मरना चाहिए। तो घर लौटने का सपना पूरे फिलिस्तीनी काव्य जगत में एक सबसे महत्वपूर्ण
ये विचार उसको दुनिया की अन्य कविताओं से आता था। तो इसलिए इसी शीर्षक से मैंने, इस शीर्षक की कोई कविता इसमें नहीं है, लेकिन ये मूल विचार है जो इस पूरे संकल्प में आया। तो मुझे लगता है कि मैं शायद इस किताब के पीछे जो मेरी सोच थी वो आपके साथ साझा कर पाया। 2-3 छोटी कविताएं जैसा आपका आदेश है मैं सुना देता हूँ इसमें से। सबसे बड़े कवि 1941 में जन्मे थे, लेकिन उनसे भी बड़े सीनियर कवि रशीद हुसैन, उनकी 2 कविताएं मैंने इसमें शामिल की हैं। देखिए किस तरीके से मैं उसके सामने तो जी मोहम्मद दरवेश की कविता का एक किस्सा है जिसमें 2 जेल में बंद 2 कैदियों के बीच की बातचीत है। कवि एक उनमें से, तो कवि पूछता है दूसरे कैदी से, तुम यहाँ क्यों आए, क्या अपराध किया? तो उसने कहा कि मैं तो एक बम लिया था, मैंने ग्रेनेड, और जो हमारे देश पर कब्जा करने वाला है वो कार में जा रहा था, मैंने उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन वो ग्रेनेड फटा नहीं, वहां नहीं फटा बल्कि मेरे ही हाथ। तो फिर उसने पूछा कि तो क्या हुआ? तो जब मेरे हाथ में फट गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो हमसे पूछा, तो हमने ये कहा कि नहीं, उन लोगों ने ही कहा कि देखो बेचारा ये तो निर्दोष है, ये तो मारना चाहता था, फटा नहीं, ये शायद आत्महत्या करना चाहता था, बच गया, चलो कोई बात नहीं, उसकी सजा माफ हो, उसको मृत्युदंड दिया जाना था, नहीं दिया, उसको माफ कर दिया। तो वो मोहम्मद दरवेश या कवि से पूछता है कि तुम किस सजा में आए, जुर्म में आए हो? तो कहता है मैंने एक कविता लिखी और कविता लिख के उसको ऐसे कागज का गोला बनाया और मैंने वो जो कार में जा रहा था ऑक्यूपायर, मैंने उसके ऊपर फेंका, वो फट गया, इस सजा। तो देखिए आप शक्तिशाली दुश्मन के साथ लड़ते हुए भौतिक रूप में भले ही ना जीत पाए, लेकिन आप उसकी कल्पनाएं देखिए, कम से कम कविता में ये ताकत है कि वो एक तानाशाह को मार सकती है। रशीद हुसैन की एक कविता है, दूसरे हो तुम। मैं अपनी धरती के बारे में कह रहा हूं कि तुम तो वहां बाद में पहुंचे थे। मैं अपनी धरती के बारे में कह रहा हूं कि तुम तो वहां बाद में पहुंचे थे, मैं तुमसे बहुत पहले से वहां रहता था। आप लोगों को मालूम होगा कि 46-47 में इंग्लैंड ने यहूदियों को सब लाते और यहाँ बसा दिया, फिलिस्तीनियों का पूरा देश। अब तुम उसके शौहर रहते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसको तुमसे पहले प्यार किया था। कवि कहता है कि अपनी धरती को मैंने उसको तुमसे पहले प्यार किया था, जब तुम दूर दूर तक नजर भी नहीं आए, तब उसके दिल पर मेरा ही राज। तुम अमीर हो, खरीदो उसके लिए महंगे से महंगे इत्र, सुंदर बेशकीमती लहंगे और फिरन, पर जान लो वो उनको ओढ़ेगी पहनेगी नहीं। यदि ओढ़ेगी पहनेगी तो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। उन दिनों उसकी गोदी में पहले लेट कर ले लिया करता था कश सिगरेट के, उसको चौंका चौंका कर, देखना तुम्हारी शादी की रात थी, मैं खुद आऊंगा बिस्तर में, देखना तुम्हारी शादी की रात भी, मैं खुद आऊंगा बिस्तर में और पसर जाऊंगा तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीचों बीच। तुम उसके शौहर हो, सही बने रहो, और देखना मुझे देख वह लिपट जाएगी मुझसे, दुनिया में वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं हमेशा हमेशा बीचों बीच दिखूंगा तुम्हारे, और माफ करना मुझे, पर मैं हमेशा तुमसे पहले ही रहूं। एक कवि अपनी कविता में
तो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, अपने समुदाय की इच्छा व्यक्त कर सकता है। एक ऐसे ही वरिष्ठ कवि हैं ताहा मोहम्मद अली। इनकी एक कविता है, बहुत मशहूर कविता है, बहुत सारी संकलनों में ये है, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं किया। ढंग से विदाई की, किस तरह से फिलिस्तीनों को भगाया गया उनके गांव। हम तो रोए नहीं बिल्कुल विदा होते हुए, क्योंकि ना तो थी हमारे पास फुर्सत और ना ही थे आंसू। ढंग से हमारी विदाई। ये कवि जब 2-3 साल के थे तभी इनको इजरायलियों ने आक्रमण किया और पूरे गांव को खाली करा के दिए, तो रातों रात इन लोगों को दंगा लेकर भागना पड़ा। सही कि अलग हो रहे थे हम, पर हमें इल्म नहीं था कि अब हम बिछुड़ रहे हैं हमेशा के लिए। फिर कहां से बहती ऐसे में हमारे आंसुओं की धार। वो वास्तव में बिछोह की रात थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जाग रहे हैं रात में, और ना ही बेहोशी में सो ही गए। जिस रात हम बिछुड़ रहे थे सब, वह रात न तो रात थी, वह रात न तो रात थी, न ही रोशनी और न चांद की निकला रात। उस रात हमने गंवा दिया अपना सितारा, चिराग ने भी हमारे साथ बेवफाई की। रत जगह हमसे दूर दूर छुपता रहा। इस गफलत में भला चौकन्ना रहने का सवाल ही कहाँ है। ढंग से तो हमारी विदाई हुई। अब मैं ये असलियत है। 4-5 दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक तरफ एक खबर थी कि यूएनओ ने कहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे गए इजरायली हमले में। इजराइल छोटी सी खबर, बड़ी खबर ये थी कि इजराइल ने कहा है कि हमारे जिन लोगों को फिलिस्तीनियों ने पकड़ा था, पकड़ के अपनी सुरंग में रखा था, उनमें से ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी। 30,000 लोग मारे गए, वो छोटी सी खबर है। 20-25 लोगों का उन्होंने दिया कि उनको मार दिया गया। ये बड़ी खबर हो गई। छोटी खबर ये है 30,000 लोग मारे। ये एक जहान सीसो, ये नई कवि है, युवा कवि है। फिलिस्तीनी कैंपों के कब्रिस्तानों में जगह नहीं, ये कविता। तो बात यह है कि कब्रिस्तानों में तिल रखने की जगह, तो बात यह है कि कब्रिस्तानों में तिल रखने की जगह नहीं है। पहले नाम जॉर्डन, सीरिया और गाजा। हम जल्दी ही फिलिस्तीनियों को दफन करना शुरू करेंगे, पर धरती के अंदर नहीं। हम जल्दी ही फिलिस्तीनियों को दफन करना शुरू करेंगे, पर धरती के अंदर नहीं, उसके ऊपर दफन करना शुरू करेंगे। देखिए ये विमर्श कैसे गढ़ा जाता है। हम धरती के अंदर नहीं, उसके ऊपर दफन करना शुरू करेंगे। रहने की जगह पहले ही मैसर नहीं थी, अब मरने के लिए भी शांत जगह नहीं मिलेगी जिससे इज्जत से अलविदा कह सकेंगे। बढ़ई और मौत के निर्माताओं, वास्तुकारों, यहाँ की कब्रिस्तान की शहतीरें और ऊंची करो, क्योंकि जल्दी ही आसमान छूने को है तुम्हारी दीवार। इस तरह का नरसंहार होगा और पूरी दुनिया चुप है। भारत नरसंहार करने वालों के पाले में पड़ा है। मुझे लगता है एक नए कवि हैं, गाजा के दुष्ट खुराफाती बच्चे। ओ गाजा के दुष्ट खुराफाती बच्चों, मेरी खिड़की के नीचे हर पल तुम चीखते चिल्लाते रहते। कोई सुबह ऐसी नहीं बख्शी तुमने जब दौड़ मचाना शोर ना हुआ हो तुम्हारा। तुमने तोड़ फोड़ डाले मेरे सारे फूलदान, यहाँ तक कि बालकनी में खिले फूल जाते जाते नोचे। लौट आओ मेरे प्यारे बच्चों, लौट आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब जितना चाहे शोर मचाओ, जितने फूलदान है सब तुम्हारे। तोड़ो फोड़ो जो चाहे सो करो, चुरा ले जाओ मेरी बालकनी के सारे फूल, पर आ जाओ मेरे बच्चों, पर लौट आओ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किताब आप पढ़ें। ये एक तरह का
साझापन है किताब के लिए। जैसा मैंने बताया कि मैं इसकी मुझे इससे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। मैं और जाके वहाँ की गाजा में जाके लड़ाई तो नहीं लड़ सकता। एक साहित्यकार होने के नाते जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए जो भी इस किताब से प्रॉफिट होगा वो फिलिस्तीन की सरकार को भेजेंगे हम लोग, इन दोनों को। और छोटी सी ये आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो शायद कुछ जो राशि हो थोड़ी सी हो जाए।